तो सबसे पहले जो है इकोसिस्टम की हम डिस्कस करेंगे। अभी जो है पहले इकोसिस्टम करेंगे, फिर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम करेंगे, क्या होता है इकोसिस्टम, और जो है उसके बाद हम पोल्यूशन का जिक्र करेंगे। आज की जो थोड़ी क्लास होगी वो कंसेप्चुअल क्लास रहेगी, फैक्ट्स की इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ तक एसएससी की बात है, एसएससी में जो है आपका 50% कंसेप्चुअल नॉलेज अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करें, और 50% जो है आपकी फैक्ट्स वगैरह पूछते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में। और जहाँ तक एसटेट और सीटेट की अगर हम बात करते हैं ईवीएस के अंदर, तो उसमें कंसेप्चुअल नॉलेज का जो है थोड़ा जो है वेटेज बढ़ जाता है। उसमें जो है 60-70% जो है आपसे कंसेप्चुअल नॉलेज पूछते हैं, और जो है बाकी जो है आपसे फैक्ट्स पूछते हैं। तो अभी जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी की हम बात करेंगे, इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर बायोस्फीयर क्या होता है बताओ। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर जो होता है जहां पर जिंदगी होती है, ठीक है, पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। धरती का वो पार्ट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, लाइफ होती है, वो क्या होता है? बायोस्फीयर होता है। तो हमारी अर्थ में बायोस्फीयर कहां पर है? जहां पर अभी हम रह रहे हैं, ये क्या है? बायोस्फीयर है। ये पार्ट है धरती का जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या धरती के अंदर जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। अगर धरती के 100 मीटर ऊपर जाएं या 200-300 मीटर ऊपर जाएं, वहां पे भी जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लाइफ केवल कहां पे एग्जिस्ट करती है? जहां पर अभी हम रह रहे हैं वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या है? बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर को हम क्या लिखेंगे? बायोस्फीयर जो है पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। पार्ट ऑफ अर्थ धरती का पार्ट है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो क्या है? बायोस्फीयर। पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। देखो, जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरी, क्या 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी जिंदगी जीने के लिए? बताओ, क्या 3 चीजें जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? पानी जरूरी है, और क्या जरूरी है? हवा जरूरी है, और क्या जरूरी है? ऑक्सीजन तो हवा में आ गया। पानी, हवा और धरती, 3 चीजें जरूरी। बिना धरती के भी हम जी नहीं सकते, हवा में कैसे उड़ेंगे? पानी, धरती और जो है हवा जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ये मान लो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर है, ये जो है हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, और ये जो है लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर मतलब धरती है। तो अगर आपने वेन डायग्राम मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि भाई लाइफ जो है वो यहां पर है, कह सकते हैं, जहां पर एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है, हाइड्रोस्फेयर भी मिल रहा है, और लिथोस्फेयर भी मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ये क्या है? बायोस्फीयर। पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जहां पर एटमॉस्फेयर भी है, जहां पर लिथोस्फेयर भी है, और जहां पर जो है हाइड्रोस्फेयर भी है। तीनों चीजें, पानी भी, हवा भी और जमीन भी, तो वो क्या है? बायोस्फीयर। अगर सिंपल अगर हम बताएं कि बायोस्फीयर क्या है बिना किसी डेफिनेशन के, तो ये जो है ये बायोस्फीयर है। ये क्या है? बायोस्फीयर। ये क्या है? बायोस्फीयर है। ये क्या है? बायोस्फीयर है। तो क्या लिख सकते हैं? बायोस्फीयर क्या है? जंक्शन, जहां पे सब कुछ मिलते हैं, जंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों का जंक्शन क्या है? बायोस्फीयर है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, कोई डाउट इसके अंदर? बायोस्फीयर के अंदर दूसरी चीज फिर हम देखते हैं बायोस्फीयर के बाद, उसको बोलते हैं बायोमी। बायोमी। बायोस्फीयर के बाद हम बात करते हैं बायोमी। बायोमी क्या होता है? बायोमी बायोस्फीयर का एक पार्ट है, टेरिस्टेरियल पार्ट है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर का पार्ट है जिसको हम जो है क्लाइमेट के बेसिस पे रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लिखो, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर क्या, बायोमी क्या होता है? सॉरी, बायोमी होता है टेरिस्टेरियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। लिखो, टेरिस्टेरियल पार्ट ऑफ
टेरिस्टेरियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, टेरिस्टेरियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर which can be divided into region, which can be divided into regions based on climate, based on climate। अगर हिंदी में बात करें तो बायोस्फीयर का वो अंग, बायोस्फीयर का वो अंग जिसको हम रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं क्लाइमेट के अनुसार, वो क्या है? बायोमी है। देखिए जैसे कि हमने कल पढ़ा था, इंडिया में हम फॉरेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट में, ठीक है, उसके बाद उनको डेजर्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवीजन किसके बेसिस पे है? बताओ किसके बेसिस पे है? क्लाइमेट के बेसिस पे है, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी हो रहा है, किसी ज्यादा बरसात हो रही है तो क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे। तो अगर एक बार में पत्ते सूख रहे हैं या मतलब कोई ऐसा एक्सट्रीम सीजन आ रहा है तो वो पत्ते झड़ जा रहे हैं, तो क्या है? डेसिडियस वहां पे फॉरेस्ट है। अगर वहां पे बिल्कुल ही पानी नहीं मिल रहा, बिल्कुल सूखा है या बिल्कुल वहां पे ठंड है लद्दाख की तरह, तो वो क्या है? डेजर्ट है। तो बायोस्फीयर तो वो है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ तो डेजर्ट में भी एग्जिस्ट करती है, लाइफ तो वही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो तो क्या है? बायोस्फीयर है। लेकिन बायोस्फीयर को हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेजर्ट, ये क्या है? बायोमी है। ये क्या है? बायोमी है। तो बायोमी क्या है? बायोस्फीयर का वो रीजन जिसको हम रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। तो जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डेजर्ट, ये हमने क्लाइमेट के बेसिस पे बायोस्फीयर को हमने डिवाइड कर दिया। तो बायोमी क्या है? बताओ बायोमी क्या है? जब बायोस्फीयर को हम क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड कर दे तो वो क्या है? बायोमी है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, उससे छोटी चीज क्या है? बायोमी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? लिख लीजिए। तब अब हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन लिखो, इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखो। इकोसिस्टम होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, including biotic and abiotic component, biotic and abiotic component, structural and functional unit of biosphere including biotic and abiotic component, and they are interacting with each other. They are interacting with each other. Structural and functional unit of biosphere including biotic and abiotic component, and they are interacting with each other. Biotic का मतलब होता है living और abiotic का मतलब होता है non living। देखिए, अगर मैंने बात करी कि भाई हरियाणा सरकार में करप्शन है, ठीक है, तो क्या मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार में करप्शन है, तो मैंने हवा में बात कर दी, ठीक है। करप्शन कहां पे होगा? हरियाणा सरकार में नहीं होगा, करप्शन होगा दफ्तर में। करप्शन की मैं बात करूंगा तो करप्शन, असली करप्शन क्या पे है? मान लो मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा या मैं बहादुरगढ़ की तहसील में जाऊंगा, तो असली करप्शन तो वहीं पे है, असली फंक्शन तो वहीं पे हो रहा है। तो मैं बोल दूं कि हरियाणा सरकार में करप्शन है, तो ये तो एक हवा में बात हो गई, ठीक है। तो असली काम कहां पे हो रहा है? किसी भी दफ्तर के अंदर काम हो रहा है, किसी तहसील के अंदर काम हो रहा है,
तो भाई जो है असली काम जो है, मैंने बायोस्फीयर की बात की जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, बायोमी जो हमने डिवाइड कर दिया, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेजर्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, वो क्या है बायोमी। लेकिन असली जो काम है वो इस बायोमी में नहीं होता, जो असली जो फंक्शन हो रहे हैं वो इकोसिस्टम में हो रहे हैं। ये इकोसिस्टम क्या है, उस बायोमी को भी हम डिवाइड कर सकते हैं उन द किसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम के अंदर जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। जैसे भाई मैं जो है कोई यहाँ पे जो है जंगल है, जंगल के अंदर जो है एक जो है रैबिट रह रहा है, रैबिट के साथ में जो है ग्रास भी होगी, ठीक है। रैबिट को जो है जीने के लिए हवा भी चाहिए, रैबिट को जीने के लिए मिट्टी भी चाहिए, रैबिट को जीने के लिए जो है थोड़ी सनलाइट भी चाहिए, ठीक है। रैबिट को जीने के लिए भाई दूसरे जानवर भी चाहिए जिन पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। और भाई जो है रैबिट को जीने के लिए भाई काफी सारे जो है फैक्टर और भी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है। ग्रास जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से जो है वो उगती है, अपने न्यूट्रिएंट्स लेती है, और ग्रास को जो है रैबिट खाता है, रैबिट को जो है भेड़िया खाता है, भेड़ियों को जो है शेर खाता है। तो एक जो है इकोसिस्टम है, ठीक है। जो एक प्रैक्टिकल जो चीज है जो हम देखते हैं वो क्या होती है, इकोसिस्टम होती है। तो इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, जो कोई फंक्शन कर रही है, मतलब जो मैंने बताया जो दफ्तर जो असलियत में काम कर रहा है वो क्या है, इकोसिस्टम है, जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। बायोटिक मतलब लिविंग वाले, जैसे रैबिट है उसके अंदर वोल्फ भी है, उसके अंदर जो है लॉयन भी है, ये क्या है बायोटिक है। जैसे भाई प्लांट्स हैं, ये क्या है बायोटिक है। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब सनलाइट है, रॉक्स हैं, उसके बाद जो है सोयल है, उसके बाद जो है और जो जैसे कि भाई जो एयर है, ऑक्सीजन है, ये क्या है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों हैं, और ये दोनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बायोटिक वाले भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे रैबिट और जो है लॉयन, या रैबिट और जो है वोल्फ, ये दोनों भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो है रैबिट और एयर, रैबिट और सन, रैबिट और जो है सोइल, ये भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सारे के सारे कंपोनेंट, दोनों तरह के कंपोनेंट विद्यमान है, और दोनों तरह के कंपोनेंट जो है आपस में इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इकोसिस्टम हुआ। तो इकोसिस्टम क्या एक फंक्शनल यूनिट है, जो प्रैक्टिकल यूनिट है, जिस स्तर पे काम होता है वो क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। जैसे देश है, हमारा देश है, देश में जो है स्टेट्स हैं, जो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में करीब 500 के करीब जो है डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन असली काम कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, ठीक है। जो भी जो है असली जो है जितने भी ऑफिसर होते हैं ग्राउंड लेवल पे काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। बाकी पॉलिसीज बनती है सेंटर के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, लेकिन काम जो है असली वाला जो है वो डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, ठीक है। जो मेन जो है डिस्ट्रिक्ट को जो है जहाँ पे काम होता है उसको हम जो इकोसिस्टम से भी जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम को जो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या, यही कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। तो नेक्स्ट आप लिखिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की अब हम बात करेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताई कौन कौन से होते हैं, बायोटिक जो लिविंग होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और जो है सेकंड वाला कंपोनेंट कौन है, एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरी तरह वाला कौन सा है, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट कैसा है, नॉन लिविंग है, और बायोटिक कंपोनेंट कैसा है, लिविंग है। बायोटिक कंपोनेंट कैसा है, लिविंग, और एबायोटिक कंपोनेंट कैसा है, नॉन लिविंग है। एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल आप लिखो, क्या क्या है बताओ, क्या क्या है एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल, क्या है, एयर है, और क्या है, सनलाइट है, और क्या है, रॉक्स है, और क्या है, सोयल है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइफ के लिए चाहिए। बायोटिक कंपोनेंट को जो है जैसे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट में, जैसे एल्गी है, प्लांट्स हैं, रैबिट है, माउस है, ये क्या है, लॉयन है, ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक कंपोनेंट को भी जो है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट को भी जो है हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं।
कौन से दो भाग हैं? एक है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है हेट्रोट्रॉफ्स। तो बायोटिक कंपोनेंट को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है बताओ? ऑटोट्रॉफ्स होता है जो जानवर जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। नाम से ही ट्रॉफ्स का मतलब होता है एक जो है एनर्जी लेवल, एक जो है खाने की जो प्रक्रिया जो होती है, ट्रॉफ्स उसको बोलते हैं। ऑटो मतलब खुद ब खुद, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स जो खाना के लिए जो है दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स बताओ कौन है? ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं? प्लांट्स। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से जो है, ग्रीन प्लांट जो है अपने आप जो है अपना खाना बना लेते हैं। और प्लांट्स के अलावा और कौन है? एल्गी। आपको जो है पानी के अंदर जो काई दिखेगी, वो काई भी जो है अपना खाना खुद बनाती है। उसके अंदर भी जो है फोटोसिंथेसिस होती है। जो भी ग्रीन कलर की होती है काई, और वो जो है फोटोसिंथेसिस करती है। काई की मदद से ही जो है पूरे जो है पानी वाला जो इकोसिस्टम चलता है, ठीक है। यहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वो जमीन वाले ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के जरिए चलता है। प्लांट्स जो खाना बनाता है, प्लांट्स को जो है फिर जो है काऊ खाती है, रैबिट्स खाते हैं, ठीक है। उसको जो है एलिफेंट्स खाते हैं। फिर मान लो रैबिट्स को जो है फिर वोल्फ खा जाती है, या रैबिट्स को जो है कोई और जानवर खा जाता है, फिर वोल्फ्स वगैरह को जो है लॉयन खा जाता है। तो जमीन पे अगर देखें तो सारा जो है इकोसिस्टम किसकी मदद से चल रहा है? प्लांट्स की मदद से चल रहा है। एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर की मदद से प्लांट क्या कर रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं। और उस एनर्जी को जो है पूरी की पूरी जो फूड चेन जो है उस एनर्जी की मदद से चल रही है। अगर पानी की बात करें तो पानी में क्या है? एल्गी है, ठीक है। एल्गी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से जो है फोटोसिंथेसिस करती है। और जो है काई से की कारण जो छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म जो है पैदा होते हैं, जिसे जो है जूजेंथेली जिसको बोलते हैं, ठीक है। जू प्लैंकटन जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो पैदा होते हैं काई की मदद से। और उन्हीं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खा के जो है छोटी छोटी मछलियां जो है वो पनपती है। उन छोटी छोटी मछलियों को बड़ी बड़ी मछलियां खाती हैं। तो जो है इस तरीके से जो है पानी में हमारा जो है इकोसिस्टम चलता है। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? विच मेक देयर फूड ऑन देयर ओन, विच मेक देयर फूड ओन, जो खुद ब खुद जो है, या विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। विच मेक देयर फूड देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। हेट्रोट्रॉफ्स क्या है? विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, विच डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, वो क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? कौन सा? ऑटोट्रॉफ्स क्या, हेट्रोट्रॉफ्स का? ऑटोट्रॉफ्स जो है प्लांट और जो है एल्गी, ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल है प्लांट्स एंड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये जो इसका एग्जांपल है। और हेट्रोट्रॉफ्स का एग्जांपल आप लिख सकते हैं जो भी जो है, जैसे रैबिट्स वगैरह, कोई भी एनिमल्स आप लिख लो, वो क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? ऊपर वाला लिख लिया? तो अब जो है हम हेट्रोट्रॉफ्स को भी जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स को जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको भी हम जो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स को जो है 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स को जो है हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर,
प्राइमरी कंज्यूमर, एक होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और एक होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्ट जो है ऑटोट्रॉफ से अपना खाना लेते हैं, मतलब जो शाकाहारी होते हैं वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। पहले वाला कंज्यूमर, जो सबसे पहला कंज्यूमर क्या कौन सा होगा, शाकाहारी तो होगा, ठीक है। पहला कंज्यूमर कैसा होगा बताओ दीपिका, शाकाहारी होगा। पहले वाला कंज्यूमर तो जो है प्लांट्स को ही खाएगा। फर्स्ट जो है कंज्यूमर कौन से हैं, जो अपना न्यूट्रिशन जो है प्लांट से लेते हैं, विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट। तो लिख सकते हैं आप विच प्राइमरी कंज्यूमर विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट, विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। जो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से होते हैं बताओ, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर, लिख सकते हैं आप विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर, वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। विच टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर, वो क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर की। एग्जांपल लिखो सेकेंडरी कंज्यूमर का, क्या एग्जांपल होगा सेकेंडरी कंज्यूमर का, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, मांसाहारी, जैसे वोल्फ जो है वो जो है रैबिट्स वगैरह को खाती है, ठीक है। जैसे कई बार कैट भी जो है रैबिट को खा जाती है, तो वो भी क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। जैसे भाई कोई डॉग है, जो जंगली जो कुत्ते होते हैं वो भी वही छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, जैसे रैबिट्स को खा जाते हैं या भाई जो है माउस वगैरह को खा जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। टर्शरी कंज्यूमर कौन से कंज्यूमर होते हैं, नहीं दोनों को, टर्शरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को नहीं खाते। हाँ, टर्शरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो लिखो which depend upon secondary consumer for nutrition, which depend upon secondary consumer for nutrition। जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं न्यूट्रिशन के लिए। एग्जाम्पल क्या होगा, लाइन इसका एग्जाम्पल है टर्शरी कंज्यूमर का। लाइन जो है इसको खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। जैसे लाइन जो है बड़ी बड़ी चीजों को खाता है, इसको लाइन को रैबिट खाने से क्या मिलेगा, ठीक है। लाइन खाएगा बड़ी बड़ी जो है जंगली कुत्तों को खा लेगा, जंगली भेड़ियों को खा लेगा, ठीक है। तो इन सबको कौन खाएगा, लाइन खाएगा। और ये जंगली भेड़िए जंगली कुत्ते किसको खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे, रैबिट्स वगैरह को खाएंगे, माउस वगैरह को खाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो दोबारा हम देखते हैं, जो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, जैसे प्लांट और एल्गी। जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, वो क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं। हेटरोट्रॉप्स को भी जो हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो अपना जो है न्यूट्रिशन प्लांट से लेते हैं डायरेक्ट। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे कि भाई वॉल्व्स है, कैट है, ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे लॉयन है, ये क्या है, टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर?
फिर दो जो है आप टर्म लिखिए, ये एसएससी में कम पूछता है लेकिन एचटेट में जो है, स्टेट सीटेट में पूछता है। इकोटोन्स क्या होता है? इकोटोन्स क्या होता है? लिखिए इकोटोन्स क्या होता है? इकोटोन्स क्या होता है? जंक्शन वेयर टू डाइवर्स इकोसिस्टम मीट, या आप लिख सकते हैं बायोडाइवर्स एरिया। जंक्शन की जगह लिख सकते हैं बायोडाइवर्स एरिया, डाइवर्स एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट। ये क्या है? इकोटोन्स है। बायोडाइवर्स एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट, बायोडाइवर्स एरिया जहां पे दो इकोसिस्टम मीट करते हैं वो क्या है? इकोटोन्स है। बायोडाइवर्स एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट, वो क्या है? इकोटोन्स है। ठीक है, जैसे कि ये जो है लैंड है, ये क्या है? लैंड है, और ये क्या है? फिर वाटर है। ये क्या है? लैंड है, और ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम है। कैसा इकोसिस्टम है? एक्वेटिक, पानी वाला इकोसिस्टम है, और ये क्या है? टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम है, मतलब लैंड वाला इकोसिस्टम। दो तरह के इकोसिस्टम है, दो तरह के जो है डिफरेंट इकोसिस्टम जहां पे मीट करते हैं, यहां पे मीट कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये क्या है? इकोटोन्स है। ये वाला एरिया क्या है? इकोटोन्स है। यहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। कभी भी आप जो है आप समुद्र में जाएंगे, जैसे जमीन से समुद्र की तरफ जाएंगे, तो कुछ मीटर का एरिया होता है, वहां पे जो है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, क्योंकि वहां पे जो है दो इकोसिस्टम मिल रहे हैं। जहां पे दो इकोसिस्टम मिलते हैं वहां पे जो है बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा मछलियां जो हैं समुद्र के जो है थोड़ी सी दूर तक ही मिलती हैं। जो मछुआरे होते हैं वो करीब जो है उसको कुछ किलोमीटर तक या कुछ मीटर तक ही मछलियां जो है ज्यादा रहती है, उसके बाद जो मछलियां कम होने लग जाती हैं, क्योंकि उस एरिया में जो है क्या है बताओ? बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, एक टर्म लिखिए, एक होती नाइकी। नाइकी, ये स्टेट सीटेड में पूछता है। नाइकी क्या होती है? लिखिए फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंडीशन, फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर, physical biological and chemical condition required for an organism to stay healthy and reproduce देखो हर जानवर की अपनी एक नाइकी होती है। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो भाई कोई गांव में रहती है कोई लेडीज, ठीक है, कोई जो है ताई गांव में रहती है और कई सालों से गांव में रह रही है, बचपन से ही वो गांव में रह रही है, 40-50 साल उसने अपने 60 साल अपनी जिंदगी के गांव में बिताए हैं। उसको जो है शहर में ले आते हैं ताई को। ठीक है, तो ताई को जीने के लिए जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो गई। पहले ताई को जीने के लिए जो है अपनी सहेलियां चाहिए होती थी, उनसे जो है हंसी मजाक चाहिए होते थे ताई को जीने के लिए। ठीक है, ताई को जीने के लिए जो है राबड़ी चाहिए होती थी, ताई को जीने के लिए जो है लस्सी चाहिए होती थी, उसको काफ़ी सारा दूध चाहिए होता था। ताई को जीने के लिए मेहनत खूब ताई करती थी। लेकिन शहर में जो है वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। शहर में जो है उस ताई से कोई बात नहीं करता है, कोई ज़रूरी बात होती है तभी ताई से कोई बात करता है। ठीक है, उसको जो है पिज़्ज़ा बर्गर मिलते हैं, ठीक है, उसको समोसे मिलते हैं। तो ताई जो है अब इस माहौल में नहीं रह सकती, कुछ ही दिन जो है इस माहौल में रहेगी और धीरे धीरे जो है ताई की जो है वजन घटना शुरू हो जाएगा और ताई जो है वो फिर भगवान के पास चली जाएगी। तो ताई को जो है वो नाइकी नहीं मिली, ठीक है, जो नाइकी उसको चाहिए थी।
तो इसी प्रकार से जो है हर ऑर्गेनिज्म को एक नाइकी चाहिए होती है। जैसे भाई कोई भी जो है मान लो कोई जो है कोई बियर है, भालू है बर्फ में रहने वाला, ठीक है, भालू को बर्फ में रहने वाले भालू को अगर आप जो है बहादुरगढ़ में ले आओगे तो वो नहीं जी पाएगा, ठीक है। बेशक वो बर्फ में रह रहा है, उसको काफी परेशानी होती है बर्फ में रहने से, काफी सर्दी लगती है, आप जो उस पर दया करके उसको बहादुरगढ़ में ले आओगे लेकिन वो नहीं जी पाएगा क्योंकि उसकी नाइकी ये है, उसको जीने के लिए बर्फ चाहिए है, ठीक है। वो काफी उसकी जनरेशन जो है इसी एनवायरमेंट में रह रहकर जो उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है, ठीक है। जैसे आप जो है रेगिस्तान में जाओगे आपको जो है कांटेदार पेड़ मिलेगा, कैक्टस मिलेगा, उसका कवर बड़ा मजबूत होता है कैक्टस का, ठीक है। कैक्टस का कवर मजबूत होता है जिसके कारण जो है उसका पानी जो है बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो कैक्टस ने जो है अपनी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को ढाल लिया है, ठीक है। तो अब जो है कैक्टस को अगर आप कहीं और पे ले जाओगे तो वो नहीं जी पाएगा। जैसे भाई मैंने कल बताई थी पाइन ट्रीज होते हैं, कॉनफेरियस ट्रीज होते हैं टेम्परेट जो है एरियाज में, जो है माउंटेन वाले एरियाज में, उन्होंने जो है अपने एनवायरमेंट को देखते हुए उनकी जनरेशन ने अपने आप को ढाल लिया है। अब जो है बर्फीले इलाके में वो जो है कॉनिकल हो गए हैं, अब उनके ऊपर बर्फ गिरती है तो उसके बाद जो उन पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो कॉनिकल शेप में है, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपनी नाइकी इसी अकॉर्डिंग डाली है। जैसे भाई जो ऊंट है, ऊंट के ऊपर जो है आप देखोगे कि पानी के लिए जो है जमा चीजें होती हैं, ठीक है। ऊंट के पैर बड़े बड़े होते हैं, क्यों पैर बड़े होते हैं? क्योंकि वो जो गर्मी वाले इलाकों में रहता है, उसकी बॉडी जो है वो गर्मी से दूर रहे, इसलिए उसके पैर जो हैं ऊंट के बड़े बड़े होते हैं। उसके ऊपर जो है एक पानी की जो है काफी बड़ी थैली होती है जो साथ में लेके चलता है, क्योंकि पानी हमेशा रेगिस्तान में अवेलेबल नहीं होता। तो ऊंट ने अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए उसकी लगातार उसकी जनरेशन ने जो है अपने आप को जो है उसी अकॉर्डिंग ढाल लिया है, ठीक है। तो ये क्या है? ऊंट की नाइकी। अब ऊंट को आप जो है बिल्कुल पानी वाले इलाकों में लेके जाओगे तो ऊंट नहीं जी पाएगा, क्योंकि ऊंट ने जो है ऊंट की नाइकी उसी अकॉर्डिंग ढल चुकी है, ठीक है। तो ये क्या होती है? नाइकी होती है फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंडीशन फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। स्टे हेल्दी और रिप्रोड्यूस दोनों जो है एक ऑर्गेनिज्म को जो है जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये क्या है? नाइकी है। कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के फंक्शन की हम बात करेंगे। अभी हम जान चुके हैं जितने भी कंसेप्ट हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, वो कंसेप्ट को जो है अब हमने जान लिया है। अब हम बात करेंगे कि इकोसिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। कैसे काम करता है इकोसिस्टम? एक फूड चेन के जरिए काम करता है। एक न्यूट्रिशन, एक चीज से न्यूट्रिशन दूसरी चीज लेती है, दूसरा ऑर्गेनिज्म लेता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से तीसरा ऑर्गेनिज्म लेता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो है एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, हमारा इकोसिस्टम फंक्शन करता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक आप इसमें लिखिए, फूड चेन क्या होती है। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन क्या होती है? फूड चेन क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम autotrophs to tertiary consumer. Sequence of organism from autotrophs to tertiary consumer. लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ या ट्रॉफिक लेवल। ये क्या होती है? फूड चेन होती है। जैसे कि भाई ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को कौन खाता है? रैबिट खाता है। रैबिट को कौन खाता है? वोल्फ खाती है। वोल्फ को कौन खाता है? लॉयन खाता है।
ये क्या है, एक फूड चेन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड चेन के बाद फूड वेब क्या होता है। फूड वेब क्या होता है, देखो ऐसा है, लायन की अगर किस्मत बुरी है तो लायन को ऐसा परहेज नहीं है कि वो रैबिट नहीं खा सकता, खा सकता है रैबिट। मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा तो मान लो आपको एक टाइम खाना नहीं मिला तो आपको एक बिस्किट भी खा लोगे, ठीक है। तो लायन जो है वो रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है। मान लो लायन ने जो है रैबिट को खा लिया, रैबिट ने जो है सॉरी लायन ने जो है रैबिट को खा लिया, ठीक है। तो फूड वेब क्या होती है, फूड वेब होती है ऑल पॉसिबल जो है, ऑल पॉसिबल सीक्वेंस या ऑल पॉसिबल जो है इंटरेक्शन जो है जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक फूड चेन के अंदर हो सकती है। ये प्रैक्टिकल नहीं होती, बिल्कुल एक ही लाइन में चलेगी, जो है बीच में कौन किसी को भी खा सकता है। जो ऑल जो है पॉसिबल जो इंटरेक्शन जो होती है एक फूड चेन के अंदर जो बन सकती है वो क्या है, फूड वेब है। वो क्या है, फूड वेब है। फिर एक चीज लिखिए आप, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में जो है कोई ऑर्गेनिज्म कितना जो है ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है। मान लो भाई हमने एक एरिया रख दिया, इस एरिया में जो है प्लांट कितना जो है मैटर बना रहे हैं। प्लांट जो है क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और फिर जो है अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। तो एक यूनिट एरिया में जो है प्लांट कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं, मतलब प्लांट का जो है जो आप फिजिकली आप प्लांट को देखते हो वो उसका ऑर्गेनिक मैटर ही तो है। कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं एक यूनिट एरिया के अंदर। या हम जो है हम देख सकते हैं एक यूनिट एरिया में कितने जानवर रहते हैं, ठीक है। एक यूनिट एरिया में मान लो रैबिट भी रह रहा है, एक यूनिट एरिया में लॉयन भी रह रहा है, उस यूनिट एरिया में जो है आपको जो है माउस भी रह रहे हैं, ठीक है। तो उस यूनिट एरिया में कितना ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर माउस भी शामिल होगा, प्लांट्स भी शामिल होंगे, सब जो भी जो है ऑर्गेनिक मैटर है वो सब कुछ शामिल होगा। तो वो क्या है, उस जगह की प्रोडक्टिविटी है। अगर ये चीजें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो चीज में क्या है, ज्यादा बायोडाइवर्स है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। और उस जगह में जो है कम ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म होंगे तो क्या है, कम प्रोडक्टिविटी। जैसे डेजर्ट की बात करोगे, डेजर्ट में तो वही एक यूनिट एरिया में बहुत कम ही दिखेंगे आपको। और जहां तक अगर आप जो है किसी ट्रॉपिकल जो है रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको सांप भी दिखेंगे, बिच्छू भी दिखेंगे, वहां पे आपको जो है माउस भी दिखेंगे, काफी सारे रैबिट भी दिखेंगे, काफी सारे लॉयन भी दिखेंगे। तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोडक्टिविटी को जो है सीक्वेंस में बताएं, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस इकोसिस्टम में होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो लिखो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कहां पे होती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ्स में होती है, कोरल रीफ्स में होती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है कोरल रीफ्स में होती है। दूसरे में कहां पे होगी बताओ, कोरल रीफ के बाद जो है एस्चुरी में जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो बताएंगे एस्चुरी क्या होती है, क्या नहीं, जगह का नाम नहीं है। उसके बाद जो है फॉरेस्ट के अंदर जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। फॉरेस्ट के अंदर अगर बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होती है। दूसरी पे जो है प्रोडक्टिविटी तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां पे होती है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी
मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स में होती है, कोरल रीफ्स में होती है। दूसरे पे जो है एस्चुरी के अंदर होती है, एस्चुरी के अंदर होती है। तीसरे पे जो है फॉरेस्ट के अंदर होती है, फॉरेस्ट के अंदर होती है। फॉरेस्ट के अंदर भी जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है डेसिडियस फॉरेस्ट में उसके बाद होती है, डेसिडियस फॉरेस्ट में उसके बाद होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड में सबसे ज़्यादा होती है, ग्रासलैंड्स में। उसके बाद जो है पॉन्ड्स में प्रोडक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है डेजर्ट्स में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। लास्ट में जो है डेजर्ट्स में प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, लिख लिया। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? जैसे कि जो हम जो है आप देखते, मैंने ऑस्ट्रेलिया के जो बाहर मैंने बताई थी ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ ग्रेट बैरियर रीफ है। कोरल क्या होते हैं? देखो, एक जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है। जैसे कि भाई एक एल्गी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसको सनलाइट हमेशा चाहिए। ठीक है, एल्गी जो है वो अंदर पानी के अंदर नहीं रह सकती। ठीक है, तो एल्गी को कोई सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और एक जानवर होता है कोरल। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वो कोरल और वो एल्गी दोनों के दोनों जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप में है ना। कोरल क्या करता है? ये जो भी जानवर आते हैं एल्गी के पास उसको खा जाता है। ठीक है, और एल्गी को कोरल से क्या मदद मिलती है कि एल्गी जो है कोरल के ऊपर रह लेती है। ठीक है, दोनों जो है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो कोरल को जिंदा रहने के लिए एल्गी चाहिए और एल्गी को जिंदा रहने के लिए कोरल चाहिए। ठीक है, तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि कोरल को भी अपना न्यूट्रिशन मिल रहा है एल्गी से, और एल्गी को भी कोरल से मदद मिल रही है, कोरल के ऊपर रहती है एल्गी। तो थोड़े दिन के अंदर क्या होता है, जो जैसे जैसे कोरल मरता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है, जैसे आपकी चौक जैसी लेयर है, ये पूरे के पूरे पहाड़ों का जन्म कर देती है। जैसे अगर आप देखोगे अपने मालदीव्स वगैरह को देखोगे, लक्षद्वीप वगैरह को देखोगे, ये सारे के सारे कोरल से ही बने हुए जो है ये टापू हैं। इनके अंदर मिट्टी नहीं है, केवल कोरल है। जो आदमी जो है वो कोरल पे रह रहे हैं। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के बाहर, ठीक है, एक पहाड़ जैसा है, वो पूरा पूरा जो है कोरल से बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है? कोरल रीफ्स के ऊपर होती है। फिर जो है हम बात करते हैं एस्चुअरी की। एस्चुअरी क्या होती है? एस्चुअरी होती है जहां पे जो है नदी समुद्र पे मिलती है। ठीक है, मान लो नदी है, गंगा नदी है, गंगा नदी जहां पे समुद्र में मिल रही है, बे ऑफ बंगाल में, वो क्या है? एस्चुअरी है। सेकंड जो है प्रोडक्टिविटी कहां पे होती है? एस्चुअरी में होती है, क्योंकि मैंने बताई दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम मीट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो नदी का इकोसिस्टम अलग है, फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है, और समुद्र का इकोसिस्टम भी अलग है, वो क्या है? नमकीन पानी का इकोसिस्टम है। तो दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम मिल रहे हैं, वो क्या है? एस्चुअरी है। जहां पे नदी समुद्र से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? एस्चुअरी। तो सेकंड टाइम पे प्रोडक्टिविटी किस में है? एस्चुअरी के अंदर है। फिर जो है फॉरेस्ट के अंदर है। फॉरेस्ट के अंदर भी सबसे ज्यादा किसके अंदर है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर। फिर किसके अंदर है? डेसिडियस के अंदर। फिर जो है ग्रासलैंड्स के अंदर है। फिर जो है पॉन्ड्स के अंदर है। फिर किसके अंदर है? डेजर्ट्स के अंदर है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन जो है वो एसएससी में भी पूछा जा सकता है,
और आपके एस्टेट सीटेट में पूछा जा सकता है। और जहाँ तक बायोजियोकेमिकल साइकिल का सवाल है, ये एस्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल एस्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी जो है इसको एसएससी में पूछ लेता है। कितनी तरह के साइकिल होते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है कि भाई हमारी धरती के अंदर, जैसे आप कहते हैं ना कि आदमी मिट्टी से पैदा हुआ था और मिट्टी ही बन गया, ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ठीक है, जो जैसे आप जो है पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वापस पानी जो है वापस जो है आपके पास घूमता रहेगा। जैसे आप हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन जो है आपके अंदर जाएगी, या आप जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्लांट ले रहे हैं, प्लांट को हम खा रहे हैं। हमारे मरने के बाद जो है हम धरती में डिके हो जाएंगे। हमारे मरने के बाद हमको जलाया जाएगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चली जाएगी, फिर ये एयर से जो है प्लांट के अंदर चली जाएगी, फिर हम प्लांट को खाएंगे, फिर हम मर जाएंगे, हमको जलाया जाएगा, फिर जो है दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चली जाएगी। तो ये क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है। धरती में जो है एक साइकिल जो है लगातार चलता रहता है। तो सबसे पहले जो हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं, कार्बन साइकिल की हम बात करते हैं। कैसे कार्बन साइकिल काम करता है? फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर से जो है, ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से जो CO2 है वो किसने ली? प्लांट ने ली, प्लांट्स ने ली। प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, ऑर्गेनिक मैटर बनाया, और प्लांट से किसने ली? एनिमल्स ने ली। एनिमल्स मर गए, चाहे तो एनिमल्स को जला दिया जाएगा अगर ह्यूमंस है, या जो है वो डिके होना शुरू हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर में सड़ना शुरू हो जाएंगे। सड़ेंगे तब भी क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। तो दोबारा जो है ये कहाँ पे पहुंच गई? एटमॉस्फेयर में पहुंच गई। तो ये जो एक साइकिल चलता रहेगा, इसको क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल की हम बात करते हैं। देखो, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, करीब 78 से 79% जो है वो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। फिर भी हम यूरिया डालते हैं। यूरिया क्या है? नाइट्रोजन होती है यूरिया के अंदर। फिर भी हमें यूरिया डालने की क्यों जरूरत पड़ती है? इतनी सारी 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, तो फिर भी यूरिया की क्या जरूरत पड़ती है कि हम जो है अंधाधुंध यूरिया डाल रहे हैं प्लांट के लिए? इतनी नाइट्रोजन है तो क्या नहीं, 78% है। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए जो है ऑक्सीजन इतनी कम ऑक्सीजन हमारे लिए पर्याप्त है, तो पौधों के लिए तो होनी चाहिए नाइट्रोजन। 78% काफी ज्यादा है। टोटल एटमॉस्फेयर में एयर का जो परसेंटेज है वो 78% है। तो रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कि प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। प्लांट जो है नाइट्रोजन को केवल नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया की फॉर्म में ही ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लांट जो है नाइट्रोजन एज ए एयर जो है वो नहीं ले सकते प्लांट। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्लांट टेक नाइट्रोजन ओनली इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स टेक नाइट्रोजन, टेक्स नाइट्रोजन only in the form of nitrites, और अमोनिया क्या होती है? NH3 अमोनिया। तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, नाइट्रोजन कहां से आती है? सोयल में। मान लो एक तो एटमॉस्फेयर से आती है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर से सोयल में कैसे आती है नाइट्रोजन? एटमॉस्फेयर से सोयल में कैसे आती है? एक तरीका है कि भाई थंडर स्टॉर्म होता है, जब जो है बिजली कड़कती है तो नाइट्रोजन जो है सोयल में आती है। एक जो है इस तरीके से आती है। एक आती है कि हम इंडस्ट्री में यूरिया बनाते हैं। यूरिया जो है क्या करता है, हम जमीन में डाल देते हैं और धीरे धीरे जो है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स को वो मिलता रहता है। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आती है, और तीसरा है कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन को एज ए एयर लेते हैं और जो है फिर जो है वो प्लांट को जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं।
तो 3 तरीके से जो है नाइट्रोजन आती है सोइल के अंदर। एक तो आती है थंडरस्टॉर्म से, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग से। एक आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। और कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं ये पूछते हैं एग्जाम में। बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एक बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर जो है एक बैक्टीरिया है। एक है क्लॉस्ट्रिडियम जो है एक बैक्टीरिया है, डीएम एक बैक्टीरिया। एक जो है राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम। आपसे क्वेश्चन पूछिए इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन की फिक्सेशन में मदद करता है? एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम और राइजोबियम जो है 3 बैक्टीरिया जो है ये जो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन में मदद करते हैं। सोयल के बाद जो है नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर जाती है। प्लांट से जो है ये फिर जो है एनिमल्स में जाती है, और एनिमल्स से दोबारा जो है ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं अगला वाला साइकिल जो है वो है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल में आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है 4 साइकिल दे देगा, इनमें से कौन सा साइकिल केवल सेडिमेंट्री है। ये वाले जो है एयर इनके अंदर होती थी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले के अंदर एयर होती थी, फॉस्फोरस के अंदर एयर नहीं होती। फॉस्फोरस की रॉक होती है, उन रॉक से फॉस्फोरस निकलता है एज ए मटेरियल सेडिमेंट, और वही जो है दोबारा जो है पूरे का पूरा ट्रेवल करके दोबारा उसकी रॉक बन जाती है। तो कहीं भी जो है एयर नहीं आती फॉस्फोरस के साइकिल में। तो फॉस्फोरस साइकिल कैसा है? ओनली सेडिमेंट्री साइकिल। फॉस्फोरस इज अ ओनली सेडिमेंट्री साइकिल, जिसके अंदर जो है केवल सेडिमेंट्स होते हैं, कोई एयर नहीं होती। ओनली सेडिमेंट्री साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल कैसा है? ओनली सेडिमेंट्री साइकिल, केवल सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल है। फॉस्फोरस साइकिल क्या है? ओनली सेडिमेंट्री साइकिल है। फॉस्फोरस की रॉक्स होती है पानी के अंदर, और जो है पानी के अंदर जिनका इरोजन होता रहता है जिन रॉक्स का, उस फॉस्फोरस की मदद जो है से जो है काफ़ी सारे जानवर जो है अपनी लेयर बनाते हैं। काफ़ी सारी मछलियों को जो है फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को बनाने में जो है फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा सेडिमेंट्री साइकिल कौन सा साइकिल जो है केवल सेडिमेंट्री है? फॉस्फोरस साइकिल जो है वो केवल सेडिमेंट्री है। फिर हम बात करते हैं सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल भी सेडिमेंट्री साइकिल है, लेकिन जो है सल्फर में जो है कुछ एक गैसेस भी आती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो है सेडिमेंट्री है वैसे तो, लेकिन जो है 2 गैसेस इसके अंदर आती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जब भी कोई आदमी की जो है डेथ होती है तो आपको जो है मान लो चूहा मरा हुआ है तो उसके अंदर जो सड़ने की बदबू आती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की बदबू होती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी होता है। तो एक साइकिल जो है चलता रहता है। ये जो है सेडिमेंट्री होता है जो है सल्फर, लेकिन कुछ एक जगह पे जो है ये जो है एज ए एयर निकल, जैसे आप जो है गाड़ी चलाते हो, जब BS4 की गाड़ियाँ थी उनके अंदर जो सल्फर की मात्रा ज़्यादा थी, उनसे क्या निकलती थी? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती थी। और आदमी के सड़ने से क्या निकलता है? हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। बाकी जो है ये सेडिमेंट्री होता है, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन है। अगर जो है बिल्कुल अगर सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें वो कौन सा है? फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के इसके अंदर कम दिए हुए हैं, ये ज्योग्राफी के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी जब हम करेंगे तो हम जो है इसके क्वेश्चन बायोलॉजी में जो है मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में जो हम क्वेश्चन देखेंगे, जब हम कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू देयर सराउंडिंग। उसको क्या बोलते हैं? एनिमल और प्लांट की रिलेशन उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। इकोलॉजी, एथ्रोलॉजी, जेनियोलॉजी या आइकोनोलॉजी क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं बायोस्फीयर इज द रीजन ऑफ अर्थ विच सपोर्ट लाइफ।
ठीक है। बायोस्फीयर एक रीजन है धरती का जहां पर लाइफ होती है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। क्या क्या इसके अंदर आते हैं बताओ? बायोस्फीयर एक रीजन है धरती का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। क्या क्या इसके अंदर आते हैं बताओ? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और नहीं, मैंने क्या बताई थी? क्या तीन चीजें जरूरी होती है? पानी, धरती और हवा। ठीक है। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर तो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये कुछ नहीं है। अगर इनकी जगह एटमॉस्फेयर ये देता तो कुछ अलग बात होती। ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा? 1, 2 एंड जो है आई थिंक 4 भी होगा, क्योंकि उसने एटमॉस्फेयर की जगह ट्रोपोस्फेयर को ले लिया। तो 1, 2 और 4 कर लो इसका आंसर। इसने जो है ट्रोपोस्फेयर की जगह जो है एटमॉस्फेयर भी हो तो वो भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर इसने लिया है कि पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो हमको ट्रोपोस्फेयर की जरूरत है। ठीक है। 1, 2 और 4 कर लो। ये MTS 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, MTS 2013 में पूछा, फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। धरती का सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? बायोमी, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर? बायोस्फीयर नहीं है, हाइड्रोस्फीयर होगा। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ कौन सा है? हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि धरती में पानी कितना ज्यादा है और धरती कितनी है ये भी तो देखो ना। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ जो है वो हाइड्रोस्फीयर है। CGL 2015 में पूछा गया है। फिर जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एबायोटिक फैक्टर? इनमें से कौन से एबायोटिक फैक्टर नहीं है? सनलाइट, वाटर, डिकम्पोजर या टेम्परेचर। कौन से नहीं है? कौन से एबायोटिक फैक्टर नहीं है? सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, डिकम्पोजर। बताओ इनमें से कौन से एबायोटिक फैक्टर नहीं है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? एबायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं? नॉन लिविंग। इनमें से जो है कौन से नॉन लिविंग नहीं है, या मतलब कौन से लिविंग है ये बताओ? कौन से लिविंग है इनमें से? सनलाइट लिविंग है? लिविंग है सनलाइट? दीपिका लिविंग है या नॉन लिविंग ये बताओ? सनलाइट नॉन लिविंग। वाटर लिविंग है या नॉन लिविंग है बताओ? वाटर लिविंग है। वाटर में आपने जान देखी है? जिंदा है वाटर? नॉन लिविंग है। उसके बाद टेम्परेचर क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। डिकम्पोजर लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर और ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंज्यूमर। डिकम्पोजर को जो है माइक्रो कंज्यूमर भी बोलते हैं। नहीं नहीं, ये मत देखो लाइट में जीवन है। हमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट शेर, भालू, जो है मछली, प्लांट्स जिनमें जान है वो बायोटिक है। जिनमें जान नहीं है वो एबायोटिक है। वाटर में जान नहीं है, जरूरी है वाटर, ठीक है। एक इकोसिस्टम के लिए जो है वाटर भी जरूरी है, बायोटिक एबायोटिक दोनों जरूरी है, लेकिन जान नहीं उसमें, वो एबायोटिक है। वाटर में जान नहीं है, सनलाइट में जान नहीं है, उसके बाद जो है एयर वगैरह में जो है जान नहीं, ये क्या है? एबायोटिक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसका डिकम्पोजर। डिकम्पोजर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंज्यूमर। जैसे भाई कोई भी सड़ जाता, कोई भी आदमी या कोई भी जो है जानवर सड़ता है तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो है बैक्टीरिया होते हैं जो उसके शरीर को खाते हैं, तो वो क्या है? डिकम्पोजर है। उन्हीं को जो है माइक्रो कंज्यूमर भी बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं ये जो है एस्टेट दिसंबर 2017 में पूछा गया है। मैंने केवल एस्टेट के 2017 के क्वेश्चन डाले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन के लिए आप जो है देखते रहो। 2017 से पहले जो एग्जाम हुआ था एस्टेट का, उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उनमें जो है PRT होता है, उसमें एक EVS का जो है पेपर होता है, तो हम जो है वो सारा डिस्कस करेंगे EVS वाला। EVS में होता है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंट तो अभी डिस्कस कर लेंगे, और जो साइंस जो है वो जो हम साइंस में डिस्कस करेंगे। तो EVS हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो एस्टेट और सीटेट का, ठीक है। वन ऑफ द उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस साइकिल इज अनयूजुअल बिकॉज इट इज एंटायरली। फॉस्फोरस साइकिल जो है एक अलग है क्योंकि ये एंटायरली क्या है? ये विद इन एक्वेटिक इकोसिस्टम है, विद इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये सेडिमेंट्री है या गैसियस है? क्या है ये? क्यों अलग है? क्योंकि ये सेडिमेंट्री है।
ये एस्टेट दिसंबर 2017 में पूछा गया है, ठीक है।